जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर में। हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में हमने स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमिक अफेयर्स वाला जो चैप्टर था। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सब टॉपिक। टुडे वी विल डील विद द सेकंड सब टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगेन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा की तरह कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री इकोलॉजी कंप्लीट आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। इकोनॉमिक्स और जोग्राफी रनिंग है, तो 4 घटना चक्र अभी ऑलमोस्ट आपकी होने वाली है। एंड इसके अलावा हम मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स डिस्कस करते ही हैं। सो ये अभी जो भी कुछ है आपके लिए अवेलेबल है ऑन दिस चैनल। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स से। The first news here is PLFS Annual Report 2022-23. So NSSO, that is the National Sample Survey Office, Ministry of Statistics और Program Implementation, इन्होंने एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ किया, दैट इज़ द PLFS एनुअल रिपोर्ट 23 सितंबर 2024 को। PLFS लॉन्च हुआ था, लॉन्च इन द सेंस कि हर साल अभी ये इसको रिलीज़ करते हैं। सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2017 और अभी जो रिलीज़ हुआ है वो 2022-23 का रिलीज़ हुआ है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के कि ये एस्टिमेट करते हैं द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये शॉर्ट टाइम इंटरवल में ऑफ 3 मंथ्स फॉर अर्बन एरियाज ये करते हैं, एंड ओनली इन द करंट वीकली स्टेटस। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। क्या होता है इसमें? वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 3 चीज़ें इसमें एस्टिमेट की जाती हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, साथ ही साथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी इसका टाइम इंटरवल क्या है? शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए की जाती है। किसके लिए? अर्बन एरियाज ओनली। किस में? करंट वीकली स्टेटस में। ठीक है। सो 3 महीने के लिए ये की जाता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल पीरियड के लिए किया जाता है, अर्बन एरियाज़ में सिर्फ किया जाता है, और करंट वीकली स्टेटस इससे पता चलता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखिएगा, जो पूछे जा सकते हैं आपसे कि भाई रूरल अर्बन दोनों कर सकते हैं इसमें फॉर 1 ईयर पीरियड, या फिर आप हाफ ईयरली इसको कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो इन यूजुअल स्टेटस फॉर पर्सनस ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव ये 60.1% रहा ड्यूरिंग द जुलाई 23-24। सेम फॉर मेल एंड फीमेल वॉज 78.8 एंड 41.7। सो मेल का जो था वो 78.8 था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और फीमेल का 41.7 था। ओवरऑल जो LFPR था इन द यूजुअल स्टेटस, ये आपका देखने को मिला है फॉर पर्सनस ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये इंक्रीज़ हुआ है 57.9 से 60.1। तो ये जो 60.1 है ये इंक्रीज रेट है ड्यूरिंग द ईयर 23-24। LPR फॉर फीमेल ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव इन द यूजुअल स्टेटस ये भी बढ़ा है। तो ये 37 था, ये 41.7 हो गया है, और फीमेल जो मेल का था वो 57.9 से 60.1 हो गया है। फॉर मेल ऑफ द सेम एज ग्रुप LFPR इन यूजुअल स्टेटस इंक्रीज फ्रॉम 78.5 टू 78.8। तो कुल मिला के बढ़ा है सबके केस में। फीमेल के केस में आप देखेंगे 37 से 41.7 हो गया है। मेल के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 78.5 से 78.8 गया है, बट ओवरऑल हर एक लेवल पे ये बढ़ा है। दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये यूजुअल स्टेटस में 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए अगर देखें तो ये रहा 58.2। सेम फॉर मेल एंड फीमेल 76.3 और 40.3 रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो फीमेल में इंक्रीज़ देखने को मिला है, और ओवरऑल WPR अमंग पर्सन ऑफ सेम एज ग्रुप इन यूजुअल स्टेटस हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 56 टू 58। तो ये ओवरऑल में भी इंक्रीज़ देखने को आपको मिला है, और मेल का इन्होंने अलग से नहीं दिया है। ठीक है, ऑलराइट। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% रहा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ एज ग्रुप 15 ईयर्स एंड अबव। सेम फॉर मेल हैज़ शोन अ मार्जिनल डिक्लाइन, बट यहाँ पे आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इसमें मेल के लिए मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला है। 3.3 से 3.2 गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है बट डिक्लाइन देखने को मिला है। सो मेल के केस में यहाँ पे मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है, एंड अमंग फीमेल ये बढ़ा है 2.9 से 3.2।
तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्रीज़ देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है मेल के केस में, फीमेल के केस में इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो बाकी अगर हम तीनों देखें, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, LFPR, इन दोनों में इंक्रीज़ हुआ है हर एक लेवल पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, बट मेल में हल्का सा डिक्लाइन है और फीमेल में इंक्रीज़ देखने को मिला है। ठीक है, सेम टाइम स्पैन की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीनों आपका PLFS का जो रिपोर्ट आया है, एनुअल रिपोर्ट। अब देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर खरीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2023-24। सो MSP बढ़ा दिया इन्होंने, अप्रूव किया है MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स मार्केटिंग सीजन 23-24 के लिए। देखते हैं किस में बढ़ा, क्या कम हुआ है। सो CCEA विच इज़ चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव द इंक्रीज इन MSP। तो कौन इम्प्रूव करता है? पहली चीज़ तो ये कि CCEA दैट इज़ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अप्रूवल देते हैं फॉर द इंक्रीज इन MSP फॉर ऑल द मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 24-25। अनाउंस हुआ 19 जून को। ठीक है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अप्रूव करता कौन है। तो इसको अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। MSP फॉर पैडी, ये रहा है आपका, देखिए देख लीजिए, कुछ डेटाज आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो MSP पैडी के लिए जो रहा है, पैडी क्रॉप्स के लिए कॉमन, ये रहा है 2300 पर क्विंटल। ठीक, हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज देखने को मिला है आपको नाइजर सीड्स के लिए 8717 पर क्विंटल, ये हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछते हैं, ये डेटाज आप याद रखिए जो मार्क कर रहे हैं हम। इंक्रीज इन MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स अगर देखें, is in line with the union budget announcement of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times of all India weighted average cost of production. So जो expected margin है to the farmers over their cost of production, ये estimate किया गया है highest। किस केस में highest इनको estimation है? बाजरा के केस में, which is followed by तुअर दाल, which is followed by maize and उड़द। For rest of the crops, margin to farmers over the cost of production is estimated to be at least 50%। थर्ड एडवांस कमेटी के हिसाब से टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो कंट्री में देखने को मिला है, इट इज़ एस्टिमेटेड एट 3288.6 लाख मेट्रिक टन्स। सो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 3288.6 लाख मेट्रिक टन्स LMT। अब देखिए, पैडी कॉमन 2300 जो हमने देखा यूजुअल, पैडी ग्रेड A में 2320 हुआ है, ज्वार हाइब्रिड में 3371, देन बाजरा में 2625, देखिए ग्राउंडनट में हुआ है 6783 और सनफ्लावर में 7280। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो बढ़ोतरी हुई थी वो थी नाइजर सीड्स में, दैट इज़ नाइजर सीड्स 8717 था। ठीक है, उससे कम यहाँ दिख रहा है मूंग दाल 8682, ये रहा नाइजर सीड्स, ये बढ़ोतरी हुई। ओवरऑल सबसे ज़्यादा सेस्मे का है, बट आप इसमें देखिए जो लाइन लिखा हुआ है कि हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज जो देखने को मिला है वो नाइजर सीड्स में देखने को मिला है। MSP फॉर ऑल रबी क्रॉप्स अगर हम देखें फॉर मार्केटिंग सीजन, तो देखिए वीट के लिए जो फिक्स किया गया है वो है 2275, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इधर हमने पैडी के लिए देखा था तो 2300 था कॉमन के लिए। ठीक, सो वीट के लिए जो फिक्स किया है वो 2275 है, 23-24 में ये था 2125, तो इंक्रीज़ हुआ है 150 का। बारले 1850, चना दैट इज़ द ग्राम 5440। देखिए इसमें अगर हम देखें सबसे ज़्यादा तो मसूर का है 6425। ठीक है, मसूर का जो MSP फिक्स किया गया है वो 6425 है, इसमें 425 का इंक्रीज़ भी हुआ है, तो इंक्रीज़ भी सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है। ऑब्वियसली पहले भी इसमें 6000 ही था। उसके बाद है सनफ्लावर, और देखिए सोयाबीन जो है वो इसमें चला जाता है, सनफ्लावर सीड्स खरीफ क्रॉप्स में जा रहे हैं। ठीक है, और आप ये देखिए कि जो सेफ्लावर है वो रबी क्रॉप में आ रहा है, तो सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे सीड्स, नाइजर सीड्स, ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं आपके खरीफ क्रॉप्स में, लेकिन सेफ्लावर, मस्टर्ड, ये सब आ रहे हैं आपके खरीफ सीज़न में, रबी सीज़न में, सॉरी। ठीक है, तो रबी कौन सा होता है? जो आपका वीट वाला होता है। सो लेंटिल मसूर का हो गया 6425, सेफ्लावर में 5800 हो गया, रेपसीड और मस्टर्ड 5650, फिर चना आ जाता है, आपका चना आ जाता है 5440, वीट इज़ 2275।
तो कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, जनरली पूछते हैं। जैसे नाइजर सीड्स का सबसे हाईएस्ट एक्सप्लिट इंक्रीज देखने को मिला खरीफ में जो हाईएस्ट है वो 2300 कर दिया गया है। रबी में अगर हम देखें तो वीट का है 2275, ठीक है। उसके अलावा टोटल एस्टिमेशन कितना है, 3288.6 लाख मेट्रिक टन से। फिर आप देखेंगे कि कौन इसको रिलीज़ कर रहा है, तो CCA। कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ से मिल जाते हैं आपको, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीट में जो राबी क्रॉप्स है उनमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो लेंटिल मसूर का है, या वीट का ही कितना रखा है, तो 2275 रखा है। तो कुछ डेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन 23-24। सो एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि पब्लिश हुई थी अप्रैल 2024 में, इंडिया का जो एक्सपोर्ट देखने को मिला है 23-24 में, इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड पॉजिटिव ग्रोथ टू 115 आउट ऑफ 228 कंट्रीज। मेजर गेन देखने को मिला है इन द मार्केट सच एज USA, UAE, चाइना, UK। इम्पोर्ट डिक्लाइन हुआ है 124 कंट्रीज से इसी पीरियड में, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो क्या होता है कि आप कहीं भेज रहे हो, वहाँ से आपको पैसा आएगा, तो उस करेंसी में पैसा आएगा। और खासकर ये बढ़ा किस में, USA, UAE, तो उस करेंसी में आएगा। वो करेंसी की जो वैल्यू है वो इंडिया से ज़्यादा है। इम्पोर्ट जब हम करते हैं तो हमें अपनी करेंसी देनी पड़ती है बाहर, तो जो फॉरेक्स जो है वो बैलेंस ख़राब होता है, ठीक है। सो इम्पोर्ट डिक्लाइन हुआ है, दिस इज साइन ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ। और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है। हाइलाइट्स देखते हैं। एज पर द रिपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है इसमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल मर्चेंडाइज में थोड़ा सा कमी आई है। तो अगर ये पूछेंगे, अगर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सेक्टर का पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि मर्चेंडाइज जो एरिया है उसमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है। सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, सर्विस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। डिस्पाइट दिस डिप कंबाइंड एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज प्लस सर्विस ये पहुंच गए हैं 776.68, ठीक है। सॉरी, सर्विस एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है 341.1, ठीक है। तो देयर इज अ सर्जिंग। इंडिया का जो शेयर है इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट मार्जिनली इंक्रीज हुआ है 1.82% से इन 2023 विद इट्स रैंक इम्प्रूविंग फ्रॉम 19 to 17। सो इंडिया की रैंक भी इम्प्रूव हुई है, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। UAE इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट फॉलोड बाय सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन सिंगापुर एंड चाइना। सो UAE इज इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड चाइना। स्पाइक्स वर ऑब्जर्व्ड इन एक्सपोर्ट टू रशिया, रोमानिया एंड अल्बानिया। रशिया, रोमानिया, अल्बानिया में भी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रीजन वाइज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ओशियानिया एंड यूरोप, इंडियन एक्सपोर्टर रिकॉर्डेड नोटेबल पॉजिटिव ग्रोथ। सो इंडियन एक्सपोर्टर जो हैं वहाँ पे भी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। India is following the diversified market penetration strategies in terms of commodities, export and import trends, engineering, electronics and pharmaceuticals witnessed positive growth. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में लेकिन डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये भी स्पेसिफिक सेक्टर वाइज हो गया है कि किस में डिक्लाइन हो देखने को मिला है आपको। एक तो हमने यहाँ देखा कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कमी आई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरीज के एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई है। सो अगर हम ये टेबल देखें तो मर्चेंडाइज में एक्सपोर्ट जो था वो 437.06, ये इसमें कमी आई, 451 था। और इसके अलावा इम्पोर्ट में अगर हम देखें सो इसमें भी कमी आई है। सर्विसेज में 325.33 से ये हुआ है 339, और 182 इम्पोर्ट में जो है उसमें कमी आई है 177, ठीक है। ओवरऑल ट्रेड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज का अगर हम देखें तो 776 रहा है 0.40 से 776.68, तो थोड़ा स्लाइट इंक्रीज, हालांकि यहाँ पे कमी आई है बट फिर भी स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है। 898 से 854 रहा है ये, और ओवरऑल जो ट्रेड बैलेंस है वो -78.2 रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई इतना याद नहीं आपको डेटा रखना है, ये सिर्फ हमने ये देखा कि जो यहाँ पढ़ रहे थे हम कि देयर इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है। सो वो हमने देखा। बाकी देखिए इम्पोर्ट वाइज डिक्लाइन था, देयर वाज अ डिक्लाइन टू 677.24 बिलियन with top 10 countries constituting 59.3% of India's export basket.
India's export to its 10 destinations, top 10 destinations, witnessed a 13% year-on-year increase in 23-24. तो ओवरऑल आपको इंक्रीज देखने को मिला है, पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है. सो चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया, सऊदी, ये पूरा इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ब्यौरा दिया है इसमें. तो ये आपको डेटा उतना याद रखना नहीं. जैसे हमने यहाँ देखा कि यूएई जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इमर्ज होकर आया है, इसको फॉलो कर रहा है सिंगापुर, चाइना. ठीक है, इतना ये डेटाज, यहाँ वाले डेटाज नहीं आएंगे. हमारा अगर जैसे लास्ट हमने एग्रीकल्चर वाला डेटा देखा था, वो मे बी कहीं पूछा जा सकता है, मे बी, नॉट श्योर, हमेशा नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जनरली वो एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि भाई जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंट्री में हुआ वो इतना था, या फिर वो पिछले साल से इतना बढ़ गया है, कुछ इस तरीके का डेटा वो पूछ सकते हैं थर्ड एडवांस कमेटी के हिसाब से या कुछ भी. सो वहाँ से चांसेस होते हैं, बट हाँ ये वाले डेटाज वो नहीं पूछेंगे. बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कमी देखने को मिली है, बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट ये जनरली नहीं पूछा जाएगा. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. सो जून 21-2024 को अगर हम देखें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी की ऑन द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स 2024. सो इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें, सो पब्लिकेशन कॉम्प्रहेंसिव और इंसाइटफुल डॉक्यूमेंट था, जो कि एक डिटेल टेबल से रहा. ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, की हाईलाइट्स देखते हैं डायरेक्टली. सो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स ये मिल के they were accounting 18.2 of GVA at current prices in 22-23, although the share of this sector in overall GVA of country is showing a fluctuating trend over the years 2011-12. Share of crop, livestock, forestry and fishing subsectors in value of output of agriculture and allied sectors. ठीक है, share of crop, livestock, forestry, fishing सबसेक्टर्स. तो ये क्या रहा, शेयर ऑफ क्रॉप कितना था 54.3, लाइफ स्टॉक 30.9, फॉरेस्ट्री 7.9 एंड फिशिंग इज 6.9 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे याद रखने की चीज़ है, सबसे ज़्यादा किसका रहा है, आप अगर देखें की हाईलाइट्स अगर रिपोर्ट की हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में, तो सबसे ज़्यादा शेयर आपका क्रॉप का रहा है, ये आपको याद रखना है. क्रॉप के बाद आप ये क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं, छोटे से कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, कि सबसे ज़्यादा क्रॉप का रहा है, सबसे ज़्यादा क्रॉप का रहा है, उसके बाद लाइफ स्टॉक आया है, उसके बाद फॉरेस्ट्री आया है, और उसके बाद फिशिंग आया है. ठीक है, सो क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये बेसिकली इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है. और अगर असेंडिंग में देखेंगे तो फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक और क्रॉप. ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है, इट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स सिंस 2011-12. 2011-12 के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो यूपी हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल सिंस 2011-12. हाउएवर इसका जो शेयर है इन ऑल इंडिया आउटपुट वो मार्जिनली कम हुआ है. ठीक है, शेयर कम हुआ है मार्जिनली ओवरऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में, लेकिन उत्तर प्रदेश अलोन अगर हम देखें एज अ स्टेट, तो उसमें एक सर्च देखने को, एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, हाईएस्ट आउटपुट देखने को मिला है सिंस 2011-12. उत्तर प्रदेश एग्जिबिट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट्स ऑफ सीरियल्स, वेयर एज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो देखने को मिला है वो वेस्ट बंगाल में देखा है. ठीक, सो ओवरऑल तो डिक्रीज़ हुआ है. ये भी याद रखिएगा कि अगर यूपी के कंसर्न में पूछ रहे हैं, अगर यूपी का एग्जाम आप दे रहे हो और वो यूपी के कंसर्न में पूछ रहे हैं आपको, अगर आप उनको लग रहा है कि भाई आपने ये रिपोर्ट पढ़ी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई यहाँ तो बढ़ोतरी हुई थी. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यूपी का शेयर इन ऑल इंडिया आउटपुट वो मार्जिनली क्या हुआ है, वो डिक्रीज़ हुआ है. ठीक है, ये याद रखिएगा ओवरऑल शेयर. लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने खुद के स्टेट वाइज अगर हम डेटा देखें तो हाईएस्ट आउटपुट रिसीव किया है सिंस 2011-12 किस में, सीरियल्स में. अब देखिए उत्तर प्रदेश एग्जिबिट द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सीरियल्स, जबकि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप नोटिस करो तो ये है वेस्ट बंगाल में. ऑलराइट, तो देखिए टॉप 5 स्टेट्स फॉर आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक. अब ये जो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं शेयर परसेंटेज ऑफ टॉप 5 स्टेट्स फॉर आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस इन 2022-23. सो सबसे ज़्यादा जो रहा टॉप 5 स्टेट्स फॉर आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक अगर हम देखें,
ये रहा राजस्थान का सबसे ज़्यादा। उसके उसके बाद आता है यूपी, देन तमिलनाडु, देन आंध्रा एंड देन महाराष्ट्र। ठीक है, तो लाइव स्टॉक में अगर आप देखो तो राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आई होप वी आर नॉट कंफ्यूजिंग विद अरुणाचल, क्योंकि समझ आ रहा है लाइव स्टॉक है तो अरुणाचल में नहीं होगा, यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, इतना तो आइडिया रहता ही। सो राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा एंड महाराष्ट्र, ये क्रोनोलॉजी बैठती है लाइव स्टॉक में। नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में दिया है। बाकी रिमेनिंग स्टेट्स मिला के 50.9% कर रहे हैं। ठीक है, सो 49.1 इन 5 स्टेट से आ रहा है, बाकी द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ये पूरा मिला के जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 50.9 है। नेक्स्ट देखते हैं शेयर परसेंटेज ऑफ टॉप 5 स्टेट्स इन आउटपुट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान, देन यूपी, देन मध्य प्रदेश एंड देन ओडिशा। ठीक है, सो महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा। अब देखते हैं फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। फिशिंग और एक्वाकल्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा हट के चीज़ है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी, ये भी आप ध्यान दीजिए। जैसे लॉगिंग का फॉरेस्ट्री आउटपुट अगर आप पूछो तो आप देखोगे कंफ्यूज हो सकते हो वहाँ पे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, बट ये परसेंटेज शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई दिमाग अगर नहीं लगा रहे हो, दिमाग लगाते हैं तो फिर बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो दिमाग लगा रहे हो तो फिर लगेगा कि एमपी में ज़्यादा हैं, फिर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी। तो वहाँ ऑप्शन में वो एमपी भी पहला एक ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ठीक, अगर हम फिशिंग में बात करें, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर एट कांस्टेंट प्राइजेस, तो देखिए 40.9 अकेले आंध्रा कर रहे हैं फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में। सो आंध्र प्रदेश का बराबर अभी कोई नहीं फिलहाल आ सकता। अभी आप ये बोलो कि फ्लक्चुएट कर जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम इसमें देखें लाइव स्टॉक आउटपुट में फ्लक्चुएट कर सकता है। राजस्थान इज़ 12.5, यूपी इज़ 12.3। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका डेटा आएगा, नेक्स्ट जो डेटा आपको रिलीज़ होगा उसमें में भी फ्लक्चुएट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देयर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। बट यहाँ आप देखिए आंध्रा में 40%, 40.9% तो यही कर रहा है, 40% के आसपास तो भाई आंध्रा का ही अकेला शेयर है, और जो उससे कम वाला जो शेयर है वो 14 है। तो ये इसको यहाँ तक तो लाना एकदम से इन द कमिंग ईयर्स पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी। सो यहाँ आप ना याद करके बैठ सकते हो भाई अगले अगले एग्ज़ाम के लिए भी कि ठीक है पहला तो आंध्रा ही रहना है। सो आंध्रा हो गया सबसे पहले फिशिंग में, फिर फिशिंग और एक्वाकल्चर में। फिशिंग आंध्रा हो गया, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, देन कम्स बिहार एंड देन असम। देखिए असम भी इसमें टॉप 5 में है। सो फिशिंग और एक्वाकल्चर में, सो आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड देन आसाम। बाकी रिमेनिंग स्टेट्स 31.3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो जीवीए है, द क्रॉप सब सेक्टर्स रिमेन्स द लार्जेस्ट contributor of GVO of the agriculture and allied sectors through its contribution, though its contribution has gradually declined from 62.4 to 54.3। तो ऑल्दो क्रॉप का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हुआ है 2011-12 को बेस ईयर अगर आप रखते हो, डेकेडल देख रहे हो तो डिक्लाइन हुआ है, 62.4 से 54.3 पे गए हैं। लेकिन फिर भी अभी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है क्रॉप सब सेक्टर जो है वो क्रॉप ही रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट आउटपुट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये कुछ डेटाज आप याद करके रख लो। वेजिटेबल में हाई रिपोर्ट किया है हाईएस्ट आउटपुट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन ग्राम और अरहर, ये 59% ऑफ द आउटपुट ऑफ पल्सेस ऑफ क्रॉप्स में है। तो ग्राम और अरहर ये अकेले 59% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है द हाईएस्ट आउटपुट इन पल्सेस। थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाती हैं डेटास कभी कभी राजस्थान और इसमें। सो अभी आप याद रखिए मध्य प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट आउटपुट इन पल्सेस। इट्स शेयर इन ऑल इंडिया आउटपुट वॉज 21.1 इन 11-12 विच फर्दर इंक्रीज टू 22% इन 22-23। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, पूरा 1% का भी नहीं है, बट मध्य प्रदेश में हाईएस्ट आउटपुट देखने को मिला है पल्सेस में। ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, इस ये दे अकाउंटेड हाईएस्ट आउटपुट इन ऑयल सीड ग्रुप। ठीक है, तो ऑयल सीड जो ग्रुप अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो मूंगफली और सोयाबीन में देखने को मिलेगा।
22-23 में ये इनका था, ठीक है, इतना नहीं। 4 स्टेट्स नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इन्होंने मिल के दे अकाउंटेड फॉर नियरली 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑयल सीड्स। तो जो ऑयल सीड्स टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है, उसमें 4 स्टेट्स नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन चारों ने ही मिलके अराउंड 2/3 तो यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। हालांकि पता है, बट कन्फ्यूजन होती है प्रोड्यूसर में और जो शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें, दोनों में। सो शुगर केन की बात करें, गन्ना, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश। एंड अलोन अकाउंटेड फॉर नियरली 41% ऑफ द आउटपुट ऑफ शुगर ग्रुप इन 2011-12। आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक सब सेक्टर इट इंक्रीज्ड स्टेडिली। सो जो आउटपुट है लाइव स्टॉक सब सेक्टर का, वो भी बढ़ा है। 487.8 था, अब देखिए ऑलमोस्ट डबल पे आया। 480, अब फिगर्स देखिए, 487, 878, तो ये बढ़ गया इतना। शेयर ऑफ मिल्क, मीट, एग्स इन द लाइव स्टॉक सब सेक्टर, ये भी बढ़े हैं। सो मिल्क का था 66.5 शेयर था, मीट का 23.6 एंड एग्स का 3.7। परसेंटेज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम इंडस्ट्रियल वुड, फ्यूल वुड एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ फॉरेस्ट्री सब सेक्टर, ये इतना देखिए आपको हर एक का याद नहीं है, हॉल तो यहाँ भी नहीं रखना था, बट एक आइडिया हम ले लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल वुड का 68% है, फ्यूल वुड 20 एंड टिम्बर, नॉन टिम्बर देखें तो 12। बस इससे एक ये आइडिया लग जाता है कि किस सेक्टर, जैसे नॉन टिम्बर है वो कम है या ज़्यादा है, तो भाई नॉन टिम्बर 12% ही है। फ्यूल वुड के तौर पे आप 20% ले रहे हो, तो कंपैरेटिवली बहुत कम है इंडस्ट्रियल वुड से। तो बस ये एक आइडिया लग जाता है। ये पूछे नहीं जाएंगे, पूछा जाएगा आपसे इस तरह की चीज़ें, फैक्ट्स पूछी जा सकती हैं। ये हो गया, ये हो गए, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं जो 2/3 कर रहे हैं, तो भाई महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ग्राउंडनट, सोयाबीन सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स में आ गए। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट आउटपुट देखने को मिला है। ग्राम और अरहर जो है वो पल्सेस में है, तो ये थोड़ा डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आउटपुट ऑफ फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सब सेक्टर, ये भी बड़ा है। 80,000 करोड़ था 2011-12 में, 195,000 करोड़ हो गया है 2022-23 में। तो ये हो गई आपकी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको देखिएगा, बार बार ये टेबल भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका क्रोनोलॉजी है, इसको आपको याद रखना है, इस क्रोनोलॉजी को, ठीक है। और ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल जीडीपी फॉर 23-24। सो May 31, 2024, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation had released the provisional estimates of annual gross domestic product for financial year 23-24 and quarterly estimates of GDP for the fourth quarter of 23-24 along with its expenditure components both at the constant and the current prices. की फाइंडिंग्स की बात करते हैं। रियल जीडीपी हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2 इन 23-24 एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 7। तो ये बढ़ा है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ रेट देखने को मिली है 9.6% की ओवर द ग्रोथ रेट ऑफ 14.2। रियल जीवीए ये बढ़ा है 7.2% इन 23-24 ओवर 6.7। सो रियल जीवीए जो है वो कितना बढ़ा है, 7.2%। This GVA growth has been mainly due to significant growth of 9.9% in manufacturing sector in 23-24 over 2.2% in 22-23 and growth of 7.1 in 23-24 over 1.9। तो इतना देखिए नहीं, आपको याद रखना है, मेनली ये significant growth देखने को मिली है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। Real GVA and real GDP they have been estimated to grow by 66.3 and 7.8। ठीक है, तो रियल जीवीए और रियल जीडीपी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है इन द Q4। ग्रोथ रेट्स इन नॉमिनल जीवीए एंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 ये भी 8 और 9 रहा है, 9.9। सो देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि रियल जीडीपी जो है वो एस्टिमेट मतलब उसमें ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में भी ग्रोथ एस्टिमेट किया है। एनुअल एस्टिमेट्स की बात करते हैं। सो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये दे विल अटेन अ लेवल ऑफ 173.82 लाख करोड़ इन द ईयर 23-24 अगेंस्ट द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। इतना डेटा नहीं याद रखना है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है वो याद रखिए।
नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस आप जिसको बोलते हैं। देखिए रियल जीडीपी क्या होती है, अब ये थोड़ा सा आपको ये तो खैर पता ही होगा, आपने बेसिक्स पढ़े हैं, बट फिर भी देखिए कि रियल जीडीपी जो होती है वो कौन सी होती है, द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ठीक है, सो ये भी बढ़ोतरी हुई है। रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड, ओके ठीक है, इतना डेटा नहीं हम याद रखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन एंड ग्रोथ रेट्स ऑफ एनुअल जीवीए। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का 23%। उसके बाद है 18% एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का 18% है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। देन ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ये ट्रेड होटल्स वगैरह ये 17% में आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 15%। देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग 14%। देन कम्स कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट अलग था, कंस्ट्रक्शन अलग आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रियल एस्टेट जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज में ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 23, कंस्ट्रक्शन 9%। उसके बाद 2% है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, सो ये दोनों मिला के 2% है। क्वार्टरली एस्टिमेट्स एंड ग्रोथ प्राइजेस, ग्रोथ रेट्स की बात करें तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन Q4 ऑफ 23-24 ये आपके रहे हैं 47.24 लाख करोड़। एंड रियल जीडीपी इन Q4 ऑफ 23-24 ये 42.23 लाख करोड़ एस्टिमेशन दिया है। तो ठीक है, इतना आप नहीं ध्यान दीजिए, बस ये याद रखिए सेक्टोरल कॉम्पोजिशन वाला जो ये वाला जो आपका जो डेटा हुआ दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से देखना है कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रियल एस्टेट में है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। थर्ड नंबर पे है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज विच इज़ रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। देन फोर्थ नंबर पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। फिफ्थ पे मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स्थ पे कंस्ट्रक्शन 9%। सेवेंथ पे दो चीज़ें हैं, माइनिंग और क्वेरिंग, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो 7th नंबर पे हैं। ठीक, अब देखते हैं देखिए करंट पॉलिसी रेट्स एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉलिसी रेपो रेट 6.5 है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25 है, MSF दैट इज़ अ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, बैंक रेट कितना है 6.75 है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। ठीक है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट RRR। CRR की बात करोगे 4.50 और SLR इज़ 18%। ठीक है, SLR 18 है, MSF 6.75 है, बैंक रेट भी 6.75 है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2023। तो देखो नवंबर 26-23 को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ये रिलीज़ किया रिपोर्ट, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एनिमल इंटीग्रेटेड सैम्पल सर्वे। रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी ऑन द डे ऑफ नेशनल मिल्क डे। ठीक है, जो कि वर्गीज़ कुरियन जी की याद में मनाया जाता है। और आप लोग बताइए कि कौन सा दिन जो है वो नेशनल मिल्क डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो मिल्क प्रोडक्शन अगर हम देखें इट इन द कंट्री इट इज़ एस्टिमेटेड एट 230.58 मिलियन टन्स ड्यूरिंग 22-23। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन जो है कंट्री में इसका एस्टिमेशन कितना है 230.58 मिलियन टन्स। एज पर फाओ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो फाओ के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। हो गई, हर साल कितना दूध पकड़ा जाता है नकली, तो मिल्क ही तो है, राइट। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3.83% ड्यूरिंग 22-23 ओवर द एस्टिमेट्स ऑफ 21-22। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की क्या है 459 ग्राम्स पर डे। ठीक है, सो मतलब अराउंड आधा लीटर 459 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली पर डे, ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 15.72, देन सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है, फोर्थ पे गुजरात है और फिफ्थ पे आंध्रा है। यूपी, राजस्थान, MP,
यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, आंध्रा। ये हुई बात मिल्क प्रोडक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं एग प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में आपने क्या देखा है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मिल्क की है वो है 459 ग्राम्स। एग की बात करते हैं, टोटल एग प्रोडक्शन इन द कंट्री इट इज़ 138.38 बिलियन नंबर्स ड्यूरिंग 22-23। फाओ के हिसाब से इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एग प्रोडक्शन। तो इंडिया की रैंक कितनी है टोटल एग प्रोडक्शन में, थर्ड। एग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है बाय 6.77 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 21-22। सो बढ़ा है लास्ट ईयर से। टॉप 3 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हम देखें तो आंध्रा, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना साउथ इंडियन स्टेट्स ही हैं तीनों। उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। सो एग प्रोडक्शन में साउथ इंडियन स्टेट ज़्यादा आ गए हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना। इंडिया थर्ड रैंक पर है वर्ल्ड में और प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मीट प्रोडक्शन। टोटल मीट प्रोडक्शन कंट्री में था 9.77 मिलियन टन्स। फाओ के हिसाब से इंडिया की रैंक है 8th, ठीक है, मीट प्रोडक्शन में। और ये इंक्रीज हुई है 5.13% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। टॉप 3 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लीजिए। टॉप उत्तर प्रदेश मिल्क भी प्रोड्यूस कर रहा था सबसे ज़्यादा, मीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं वूल प्रोडक्शन, ऊन। सो वूल प्रोडक्शन रहा 33.61 मिलियन केजीज और ये बढ़ा है 2.12% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। टॉप 3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सबसे नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पे है जम्मू कश्मीर, नंबर 3 पे है गुजरात। और राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में बहुत डिफरेंस है, 47.98, 22.255। सो पहले नंबर पे राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है और फिर गुजरात है। ठीक है, सो टॉप 3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये हमारा एस्टिमेट ख़त्म होता है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2023। अब हम देखेंगे फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। फाइनल एस्टिमेट की बात करें, सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने रिलीज़ किए। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंट्री में कितना रहा, याद रख लो अब इसको, ये कहीं पूछा जा सकता है या फिर आप अपनी मेमोरी के लिए कहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी कभी कभी ये डाल देते हैं। सो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहा, 3,322, 3,322.98 LMT, which is higher by 26.11 LMT than the production of food grains of 3296 जो लास्ट ईयर अचीव हुआ था। सो कहने का मतलब ये है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट एंड श्री अन्न। श्री अन्न मतलब जो आपका मोटा अनाज है, तो मिलेट्स है, ठीक है, श्री अन्न उसको नाम दिया गया है। सो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन रहा है आपका 3,322.98 LMT, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, बढ़ा है, जिसमें राइस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और वीट में भी एट द सेम टाइम। उसके अलावा आप देखो न्यूट्री कोर सीरियल्स ये 569 है, मेज, टोटल पल्सेस, श्री अन्न 175.72 तोर ग्राम, टोटल ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, रेपसीड मस्टर्ड, शुगर केन का कितना रहा है 4531, कॉटन 325.22 और जूट एंड मेस्ता ये 96.92 लाख पे। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड एडवांस कमेटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने रिलीज़ किया इसको। एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स की बात करें तो 28.98, ये बढ़ा है 28.446398 थर्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से। देन प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स 355 था, 352 दिखाया सेकेंड एस्टिमेट में, और थर्ड एस्टिमेट में 353, 353.19। हाइलाइट्स की बात करें अगर हम, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कंट्री में देखने को मिला इन 23-24 इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 353.19 million tons, decrease of about 22.94 over 22-23. Increase in production of fruits, honey, flowers, plantation crops, spices and aromatics and medicinal plants is seen over 23-24. Then production of fruits भी जो है ये भी बढ़ा है, so fruits भी expected है बढ़ा है 2.29% over 22-23 and ton mainly due to increase in the production of mango, banana, lime, lemon, grapes, custard apple and other fruits. तो फ्रूट्स बड़े हैं और उसमें मेन जो रोल रहा है वो इन फ्रूट्स का रहा है।
ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ एप्पल, स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन, गुआवा, लीची, पॉमीग्रेनेट, इसमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो मतलब फ्रूट में भी कुछ चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ है जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा है, जैसे मैंगो, बनाना, लेमन, ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल। बट एट द सेम टाइम एप्पल, स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन, गुआवा, लीची, पॉमीग्रेनेट, इनमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। देन प्रोडक्शन ऑफ अनियन, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एट 2.44 lakh, एंड पोटैटो प्रोडक्शन जो है इन द कंट्री, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 570.49 lakh tons। ठीक है, सो ये अलग अलग तो बेसिकली नहीं, हाँ आपको टोटल फूड प्रोडक्शन देखना है। फिर श्री अन्न में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अगर हम हॉर्टिकल्चर में जो हम बात कर रहे हैं अभी, तो कितना हुआ है, 353.19 मिलियन टन्स का एस्टिमेशन बढ़ा है। सो एरिया भी बढ़ा है आपके लिए कंपैरेटिवली। फिर आप देखें कि जो पोटैटो प्रोडक्शन है कंट्री में, ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड टू expected to around 570.49 lakh tons in 23-24। that is mainly due to decrease in production। अब प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है, जैसे कि बिहार का भी आपका एग्जाम होगा तो पूछ सकते हैं वे पोटैटो प्रोडक्शन में भी सिंगल स्टेटमेंट दे सकते हैं किसी में, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में, कि भाई पोटैटो प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला है कि बिहार और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है या बिहार में बहुत बढ़ा है। नहीं, मेनली डिक्रीज़ हुआ है ये वेस्ट बंगाल और बिहार में। ठीक है, टमाटो जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 213.20 lakh tons इन 2023-24 कंपेयर टू अराउंड 204.23, तो बढ़ा है ये 4.3। ठीक है, तो ये आपके फाइनल एस्टिमेट्स हैं, सॉरी थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2023। तो देखिए नाम देख लीजिए, क्लॉडेन गोल्डन, न्यूयॉर्क यूएसए को। एंड अभी जो नोबेल प्राइज़ हैं इस साल के वो आपने पढ़ ही लिए होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो पूरा उस बना देंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। 23 का अब हम नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, बस आप ये याद रख लीजिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो क्लॉडिया गोल्डन है ये थर्ड वुमेन है इस ऑनर को जीतने वाली। ठीक है, तो अभी तक बाकी मेल डोमिनेटेड ही रहा है ये, बट इसी में जो गोल्डन है जिनको 23 में जिनको मिला था वो थर्ड वुमेन है जिन्होंने ये ऑनर जीता है। ठीक, तो ये हमारा ख़त्म होता है फिजिकल वाला पार्ट। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा रिपोर्ट्स और इंडाइसेस का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्ट्स और इंडाइसेस देखेंगे और उसी के साथ हमारा ये जो बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर्स का मेनली 3 मेजर जो सब पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। मैं देख रही हूँ अभी व्यूज़ भी बहुत कम हो गए अचानक से, मे बी या तो आप लोगों का रिवीजन कम हो गया है या जो भी है, बट आई वुड से कि जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हो उसको थरोली रिवाइज़ करो। ठीक है, तो हो सकता है बिकॉज एग्ज़ाम की डेट आई है, नियरिंग है, आप अपने हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई, दैट्स अप टू यू, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट माई सजेशन टू यू इज़ कि छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाइए आप जैसे भी पढ़ रहे हैं और उनको कंप्लीट कीजिए, उन टास्क को कंप्लीट कीजिए। बाकी बेटर यू कैन डू इट बेटर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी भी लोग लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं हमारे लिए, जो हमारे कलीग्स हैं, कि एग्ज़ाम का जो ये नॉर्मलाइजेशन वाला चीज़ें आई हैं या बहुत सारे परसेंटाइल के हिसाब से रिजल्ट्स देंगे, तो वो उस किस तरीके से अच्छा है किस तरीके से ख़राब है उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसके लिए बात भी कर रहे हैं लोग। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा ही हो। और बाकी देखते हैं जब एग्ज़ाम होगा तब होगा, वी शुड बी रेडी विद दिस। सो आई होप आप लोग अपने हिसाब से कर ही रहे हैं अपने लेवल पे तैयारी, बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं इसको या किसी भी चीज़ को तो उसको फॉलो करते रहिए, अपनी तैयारी एक अलग रखिए। बाकी ये 2-3 घंटे जो हैं इनमें आप निकाल सकते हैं, बिकॉज ये क्या है ना, एक कंटिन्यूटी बन जाती है चीज़ों की, तो इट विल हेल्प यू आउट। मे बी यू माइट हैव रेड, आपने हो सकता है ये बुक अभी तक कंप्लीट कर भी दी होगी पूरी अपनी तरफ से, तो आप एक रिविजन ले सकते हैं सिंपल उसका। ठीक है, सो बाकी आप पर छोड़ा जाता है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। एंड बात रही घटना चक्र के साइंस की, तो जैसे इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा वील स्टार्ट इधर विद द साइंस और पॉलिटी, जो 2 मेजर हमारी घटना चक्र भी बच रहे हैं, बाकी हमने 4 तो हम कर ही रहे हैं। सो वील स्टार्ट विद दैट। ऑलराइट, चलिए, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।